नमस्कार मित्रों। असम के नए मुख्यमंत्री श्री हेमंता विश्व शर्मा जब से मुख्यमंत्री बने हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो अद्भुत है। अद्भुत है। साफ समझ में आ रहा है कि उनका एक स्पष्ट विजन है, उनके सामने बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य है, उनकी मंजिल स्पष्ट है और उस दिशा में वे तेजी के साथ और मजबूती के साथ कदम बढ़ा रहे हैं और बहुत ही सूझबूझ से। असम की जनसंख्या नियंत्रण नीति जो उन्होंने घोषित की थी 2 बच्चों वाली, उसके बारे में तो आपने सुना, मैंने भी वीडियो बनाया था। अब उनका अगला जो कदम है महत्वपूर्ण, वो है एक नए विभाग की स्थापना का, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर, हिंदी में कहें तो स्वदेशी आस्था व संस्कृति विभाग। दोस्तों, ऐसे ऊपर ऊपर से देखने पर आपको समझ में नहीं आएगा कि यह कदम कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन आप इसी गहराई में उतरेंगे तब आप समझेंगे कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की जिस समस्या से आज हमारा देश जूझ रहा है और असम भी जूझ रहा है, उसको सुधारने में, उसको ठीक करने में इस नीति की क्या भूमिका होने वाली है, इस नीति की क्या भूमिका होने वाली है। तो ये जो नया विभाग है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर, जिसे हिंदी में स्वदेशी आस्था व संस्कृति विभाग कह सकते हैं, तो मैं बता दूं कि जितनी महत्वपूर्ण विश्व शर्मा जी की जनसंख्या नियंत्रण नीति है, असम की जनसंख्या नियंत्रण नीति है, जिसमें उन्होंने 2 बच्चों, है ना, 2 बच्चों पर आधारित जो नीति है, तो जितनी महत्वपूर्ण वो है, उससे कम महत्वपूर्ण ये नीति नहीं है। और अगर ये तरीके से लागू हो गई तो ये असम की सूरत बदल सकती है। असम की डेमोग्राफी में जो बिगाड़ आया है उसको जबरदस्त तरीके से ठीक कर सकती है। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये चाशनी में लपेटकर दी हुई गोली है, जिसका असर बहुत जबरदस्त होने वाला है। आपको समझाते हैं कैसे। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि इस नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये नीति है क्या। तो इसका उद्देश्य जो है, असम की डेमोग्राफी और स्वदेशी संस्कृति को सुरक्षित करना है। आप समझ जाइए, असम की डेमोग्राफी और स्वदेशी संस्कृति को सुरक्षित करना है। हम जानते हैं कि असम की डेमोग्राफी कितनी चुनौतियों से गुजर रही है। वैसे तो पूरे भारत की डेमोग्राफी चुनौतियों से गुजर रही है, लेकिन असम में खास करके बांग्लादेश के मुस्लिम घुसपैठियों के कारण असम की डेमोग्राफी बहुत खतरे में है। न केवल डेमोग्राफी, बल्कि असम की जो संस्कृति है वो भी खतरे में है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं, इनकी एक अपनी संस्कृति है और जो बहुत तेजी से फैल रही है, और असम के लोग बड़े चिंतित हैं। इसलिए इस नीति का जो उद्देश्य है वो ये है कि असम की डेमोग्राफी और संस्कृति को सुरक्षित करना। ये जो नया विभाग बना है, कौन सा कौन सा विभाग? वही स्वदेशी आस्था व संस्कृति विभाग। तो इसमें जो है स्वदेशी आस्था वाले सभी लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाएंगी, कई तरह की योजनाएं चलाए जाने की स्कीम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा धीरे से देखते चलिए कि ये कदम कितना महत्वपूर्ण है। ये जो योजनाएं चलाई जाएंगी, इनमें कौन कौन से लोग कवर होंगे उसका भी नाम है। बोडो, टी ट्राइब्स, मोरान, मोटोक, राभा और मिशिंग, इतने समुदाय इसमें कवर किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री को इसके लिए बजट भी उपलब्ध कराने को कहा गया है, और इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि ये जो नया विभाग है, स्वदेशी आस्था व संस्कृति विभाग, ये अपना ध्यान मुख्यतः उन क्षेत्रों में केंद्रित करेगा जहां अवैध घुसपैठिए भरे पड़े हैं
तो मित्रों, ये जो नई नीति है, अगर इसको आपको गहराई से समझना है और ये समझना है कि असम की डेमोग्राफी को ठीक करने में इनकी कैसी भूमिका हो सकती है, असम की संस्कृति, माने असम की संस्कृति क्या कहें, भारत की मिट्टी की संस्कृति, भारत भूमि की संस्कृति, भारत की स्वदेशी संस्कृति को सुरक्षित करने में इसकी क्या भूमिका हो सकती है, अगर आपको ये समझना है तो उन समुदायों की संस्कृति को समझना जरूरी है जिन्हें इस विभाग की योजनाओं के अंतर्गत जो है ना, जिन्हें इस विभाग की योजनाओं के अंतर्गत लाभ मिलने वाला है। तो बात करें तो टी ट्राइब कम्युनिटी कौन सी है? माने चाय बागान श्रमिकों का समुदाय। असम में इनकी जनसंख्या लगभग 65 लाख है, 65 लाख। इनमें से अधिकांश जनसंख्या जो है हिंदू धर्म को मानने वाली है, लेकिन इनमें एक ठीक ठाक संख्या उन लोगों की भी है जिन्होंने ईसाई मत को स्वीकार कर लिया है। तो अब इस मत को स्वदेशी आस्था व संस्कृति के अंतर्गत रखा जाएगा या नहीं, मुझे नहीं मालूम। आप समझिए मेरी बात को, है ना, कि जो टी ट्राइब में जो ईसाई पंथ है उसे जो है स्वदेशी आस्था व संस्कृति के अंतर्गत रखा जाएगा या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। जो हिंदू मत को मानते हैं, हिंदू संस्कृति को मानते हैं, वे तो कवर होंगे स्वदेशी के अंतर्गत। वैसे बता दें कि स्वदेशी आस्था व संस्कृति का साधारण मतलब तो यही है कि वे धर्म व संस्कृतियां जिनका जन्म भारत भूमि पर हुआ है, वे स्वदेशी आस्था व संस्कृतियां हैं। अब कौन से धर्म व कौन सी संस्कृतियां भारत के भीतर उपजी हैं और कौन भारत के बाहर से आई हैं, यह मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। मेरे बुद्धिमान श्रोता अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगली कम्युनिटी है सरना समुदाय। ये लोग मुख्यतः प्रकृति पूजक हैं। दोस्तों, मेरे मत में तो ये लोग भी सनातनी हिंदू ही हैं। प्रकृति पूजा तो सनातन या हिंदू धर्म की बड़ी प्रमुख विशेषता है। अगर आप ऋग्वेद को देख लीजिए तो प्रकृति पूजा से भरा हुआ है। प्रकृति का ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी पूजा सनातन में नहीं होती? जैसे भी हो, कम से कम ये विदेशी संस्कृति तो बिल्कुल नहीं है। भारत की मिट्टी से उपजी संस्कृति है प्रकृति पूजा। विदेश से आई संस्कृतियों में इसकी पूजा नहीं होती, हम सभी लोग जानते हैं। वे कौन कौन से हैं वो भी आप जानते हैं। अब एक नजर बोडो लोगों की आस्था व संस्कृति पर डालते हैं। बोडो आंदोलन आप लोगों को याद होगा, जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं असम के इतिहास को। इनके लिए कहा जाता है कि ये 3 तरह के मत का पालन करते हैं। इनकी 3 तरह की धार्मिक आस्थाएं हैं। एक का नाम है बथोऊ, एक है बोडो ब्रह्म धर्म और एक है शैव। अब ये शब्द तो गुमराह करने वाले हैं, माने इन शब्दों से आप चौंकिए मत। ये तीनों अलग अलग नहीं है, चाहे बथोऊ हो, चाहे बोडो ब्रह्म धर्म हो, चाहे शैव मत हो। वास्तव में ये सब हिंदू धर्म के ही अंग प्रत्यंग है। आपको बताएं, जो बथोऊ लोग हैं वे पंचमहाभूत के उपासक हैं। पंचमहाभूत कौन से? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। तो पंचमहाभूत की तो पूजा हिंदू धर्म में होती ही है। और रही बात बोडो धर्म की, तो वास्तव में यह धर्म तो कोई नया नहीं कहलाएगा, लेकिन हाँ, 20वीं शताब्दी के आरंभ में एक धार्मिक आंदोलन चला था, जिसे चलाने वाले थे कालीचरण ब्रह्म, है ना, इनका नाम है श्री कालीचरण ब्रह्म जी। तो इन्होंने एक धार्मिक आंदोलन चलाया था, और वो आंदोलन वास्तव में चलाया था ईसाई मिशनरियों के विरोध में। ईसाई मिशनरियां जिस तरह से धर्मांतरण कर रही थी, तो उससे जो है असम की स्वदेशी संस्कृति को बचाने के लिए जो उन्होंने धार्मिक आंदोलन चलाया, वही जो है बोडो ब्रह्म धर्म है। जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे समझ में 2 बातें तो आई साफ साफ। एक तो ये कि जो असम की ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पे भी देखिए ब्रह्म शब्द लगा हुआ है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इनकी आस्था का एक प्रमुख स्रोत है। और दूसरी बात यह है कि ये परम ब्रह्म के उपासक है। परम ब्रह्म तो आप जानते ही हैं, शंकराचार्य भी, है ना, उनका भी वेदांत का पूरा फिलॉसफी ब्रह्म पर है। और समझना है तो आप ये भी जान लीजिए, ये लोग हवन और आहुति भी करते हैं।
तो हवन और आहुति तो जो है हिंदू धर्म की बड़ी भारी विशेषता है। सनातन धर्म की, वैदिक धर्म तो में तो यज्ञ और हवन होते ही थे, आर्य समाज को भी आप जानते हैं। तो ये है ना, ये बोडो ब्रह्म धर्म की विशेषता है। अब इसी तरह से अगर हम शैव धर्म की बात करें तो शैव धर्म तो पूरी तरह से हिंदू है। शिव के उपासक कौन है ये भी बताने की आवश्यकता है क्या? कुछ बोडो लोग ऐसे भी है जो ईसाई मत में आस्था रखते हैं। तो मित्रों, मैंने जैसा कि पहले बताया था कि इन्हें स्वदेशी संस्कृति के अंतर्गत रखा जाएगा या नहीं मैं नहीं जानता। खैर, बोडो समुदाय की असम में एक ठीक ठाक आबादी है। असम की कुल जनसंख्या का लगभग 6% हिस्सा है ये, और इन्हें जो है इस नए विभाग के अंतर्गत उनकी योजनाओं का लाभ इन्हें उपलब्ध रहेगा। अब बात मोरान समुदाय की, तो बता दें मोरान लोगों का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। अहोम राज्य की स्थापना के पहले उन्होंने यहाँ पर शासन भी किया था। मित्रों, मेरे अध्ययन में यह बात आई है कि भारत की अनेकानेक जनजातियां एक समय शासक रही हैं। इनके अपने राज्य होते थे और विभिन्न राजपूत वंशों में इनके शादी ब्याह भी होते थे। जैसे उदाहरण के लिए बताएं तो रानी दुर्गावती गोंड रानी थी, है ना, रानी दुर्गावती थी। अब ये कौन थी? ये चंदेल कन्या थी, लेकिन गोंड वंश में ब्याही गई थी। दुर्गाष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था, जिस कारण इनका नाम दुर्गावती पड़ा। अकबर के सेनापति आसफ खान ने इन पर हमला किया। रानी वीरतापूर्वक लड़ी, लेकिन जब अंत में उन्होंने देखा कि पराजय निकट है, तो अपनी लज्जा की रक्षा के लिए अपनी कटार अपने सीने में ही भोग कर उन्होंने अपनी जान ले ली थी। मित्रों, ये बड़ा ही दुखद अध्याय है हमारे इतिहास का। पृष्ठ के पृष्ठ भरे हुए हैं। हमारी कितनी ही रानियां, कितनी माताएं बहनें, इन्होंने अपनी लज्जा की रक्षा के लिए आतताइयों से, अत्याचारियों से अपनी लज्जा की रक्षा के लिए जिस तरह से अपने प्राण गंवाए, ये जब भी पढ़ें तो दुख होता है, आक्रोश होता है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। बात चली रही है तो एक और रानी की बात बताते हैं। भोपाल की रानी कमलापति थी। ये भी एक गोंड रानी थी, लेकिन इन्हें धोखा दिया एक अफगान सरदार था, दोस्त मोहम्मद। उसने इन्हें धोखा दिया। एक युद्ध होता है, एक लड़ाई होती है। उस लड़ाई में रानी की सेना हार जाती है। तो इस पराजय की सूचना मिलने के बाद उन्होंने जल समाधि ले ली थी, जीवित जल समाधि, जीवित। और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंटरेस्टिंग तो क्या कहे, बहुत ही दुखद कहानी है। जब रानी को सूचना मिली कि उनकी सेना हार चुकी है, तो उस समय वे अपने महल में थी। उस महल का नाम आज भी है कमलापति पैलेस कहते हैं। भोपाल की झील के पास है वो महल। तो जब उन्हें सूचना मिली तो उन्होंने उस बांध को तुड़वा दिया जो झील के पानी को महल में आने से रोकता था, और महल पानी में आ गया और रानी जो है उस महल में जीवित जल समाधि ले लेती। तो मित्रों, ऐसे दुखद अध्याय हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं, जब अत्याचारियों से अपनी लज्जा की रक्षा के लिए हमारी रानियों ने अपने प्राण दिए। मित्रों, मेरे अध्ययन में एक बात और आई थी कि मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणों से अपने धर्म की रक्षा के लिए ये जो शासक थे, तो ऐसे तमाम शासक थे, जब इन्होंने देखा कि मुसलमानों से अपने धर्म की रक्षा करना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ये लोग जंगलों की ओर पलायन कर गए थे। चारों तरफ इन्होंने बांस के बाड़े लगा लिए थे, जिससे कि मुस्लिम सेना यहाँ तक न पहुँच सके, और इस तरह से उन्होंने अपने धर्म को बचाया। तो वे आज आदिवासियों की श्रेणी में आ चुके हैं। तो ये भी जान लेना चाहिए कि इनका बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है, और धर्म की रक्षा के लिए आज वे इस अवस्था में पहुंचे। खैर, जो मोरान समुदाय के लोग हैं, ये ज़्यादातर वैष्णव धर्म को मानते हैं। जो इनकी संस्कृति है वो बड़ी ही संगीतमयी है, हर्षोल्लास से परिपूर्ण है, उमंग है, आनंद है, प्रसन्नता है। वास्तव में ये भारतीय संस्कृति की बड़ी अनन्य विशेषता है। हमारी संस्कृति रोने धोने वाली नहीं है,
मातम और दुख मनाने वाली नहीं है, आमोद प्रमोद और जीवन से भरी हुई है। हमारे त्योहार कैसे कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, आप देखिए तो सही। हमारे हर एक उत्सव, हर एक समारोह जीवन के रंग लेकर के आते हैं। तो ये तो हमारी संस्कृति की विशेषता है। दोस्तों, मोरान लोगों की धार्मिक आस्था पर रिसर्च करते हुए मुझे 2011 की डिब्रूगढ़ जिले की जनगणना देखने को मिली। तो इस जनगणना के अनुसार जो इस जिले में जो मोरान सर्कल है, तो मोरान सर्कल की 91.56 माने 92% से थोड़ा सा ही कम आबादी जो है हिंदू धर्म का पालन करती है। 4% से थोड़े से ज्यादा लोग इस्लाम में हैं और 4% से कुछ कम लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। ठीक है, अब बात मोटोक समुदाय की। तो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं मिल पाई, लेकिन कुछ छिटपुट जानकारियाँ, कुछ इमेजेस देखने को मिले और इनसे इतना तो स्पष्ट हो गया कि ये लोग असम की स्वदेशी संस्कृति के ही अंग हैं। मुझे एक फेसबुक पेज देखने को भी मिला, आल असम मोटोक इस नाम से फेसबुक पेज था। तो इसमें मैंने एक बड़ा ही सुंदर डांस देखा, वीडियो था, तो बहुत ही सुंदर नृत्य था। तो नृत्य में जो गीत हो रहा है ना, जो गायन चल रहा था, उसकी भाषा तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन उसके भाषा से परे जो संगीत था, जो किसी भाषा की सीमा को नहीं मानता, उस संगीत ने मुझे मुग्ध कर दिया। एकदम मोहित हो गया मैं, मंत्रमुग्ध हो गया। इतना लालित्यपूर्ण वो संगीत था और ऐसा ही मोहक व लालित्यपूर्ण नृत्य था। एकदम मेरे मुंह से निकला, आई लव मोटोक कल्चर, आई लव मोटोक कल्चर। अब दोस्तों, बात राभा समुदाय की। इनकी भाषा का नाम भी राभा है। इनकी धार्मिक आस्था में हिंदुज्म और एनिमिज्म का मिश्रण है। एनिमिज्म क्या होता है आप जान लीजिए। इन्हें आप हिंदी में आत्मवादी कह सकते हैं। आत्मवाद माने कि प्रकृति की हर चीज में ये आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, फिर चाहे वो आकाश हो, पहाड़ हो या बिजली ही क्यों न हो, हर चीज में ये आत्मा मानते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि एनिमिज्म को हिंदुज्म से कैसे अलग किया जा सकता है। क्या हम ऐसा नहीं करते? हम हिमालय की पूजा नहीं करते, हम नदियों, जंगलों, वृक्षों आदि की पूजा नहीं करते। मित्रों, कहीं न कहीं कोई न कोई षड्यंत्र है जिसमें तरह तरह के नामों के द्वारा हिंदुओं को भिन्न भिन्न धड़ों में विभाजित करने का प्रयास होता है। एनिमिज्म को हिंदुज्म से अलग नहीं किया जा सकता। खैर, राभा भी दो तरह के होते हैं, एक वे जो जंगलों में रहते हैं और दूसरे वे जो गांव में रहते हैं, लेकिन दोनों में हिंदू धर्म के तत्व हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि दोनों के ही प्रमुख देवता महाकाल हैं, जिन्हें ये लोग ऋषि कहते हैं। खूब सारे गहने पहनती है राभा स्त्रियां, अच्छा लगता है। बिल्कुल साफ शुद्ध रूप से ये भारत की स्वदेशी संस्कृति है। अब बात मिसिंग समुदाय की। इन्हें मेरी भी कहा जाता है। असम में इनकी जनसंख्या लगभग 7 लाख है। इन्हें रिवर पीपल भी कहा जाता है, माने नदी के लोग। वास्तव में मिसिंग में 2 शब्द है, मी माने लोग और सिंह माने जल या पानी। तो ये पानी के लोग हैं, माने पानी इनकी संस्कृति का बड़ा ही प्रमुख अंग है। ये लोग भी हिंदू ही हैं। इनकी संस्कृति बड़ी ही प्यारी है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए जब मैंने कुछ सर्च किया तो मुझे मिसिंग लोगों के एक विवाह समारोह का वीडियो देखने को मिला। बहुत ही लवली, बहुत ही प्यारा। जो लड़की थी जिसका विवाह हो रहा था, उसके माथे पर बिंदी और मांग का टीका, ओहो, मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा। झील सी स्वच्छ पवित्रता वाली उसकी आंखें। मित्रों, मिसिंग लोगों का गुमरांग नृत्य बड़ा ही मोहक लगता है। विशुद्ध रूप से इनकी संस्कृति स्वदेशी है। मैं आपको बता दूं, ये जो नृत्य, संगीत, ये सब जो परंपराएं हैं, जो ये वास्तव में भारतीय संस्कृति की ही प्रमुख विशेषताएं हैं। जो हमारे यहाँ कुछ विदेशी संस्कृतियां आ गई हैं, उसमें आप देखिए कौन सा शास्त्रीय नृत्य है,
कौन सा शास्त्रीय संगीत है, क्या है वहाँ पे, या कौन सा लोक नृत्य है, लोक संगीत है, नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा आपको। जिस भी संस्कृति में आप नृत्य और संगीत देख लें, आप समझ जाएं ये स्वदेशी संस्कृति है। हाँ, कुछ लोग नृत्य और संगीत धीरे धीरे करके अपना लेते हैं, दूसरी संस्कृतियों के लोग भी जो स्वदेशी नहीं है, तो यही कहेंगे कि वे हमारी संस्कृति से, भारत की संस्कृति से प्रभावित होकर के ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जिसमें पुरानी परंपरा है, मतलब सैकड़ों सालों से जिनकी परंपरा चली आ रही है नृत्य और संगीत की, तो आप समझ जाइए कि वे कौन है। तो मित्रों, इस तरह आप समझ सकते हैं कि जो हेमंता बिश्व शर्मा जी ने ये जो नए विभाग की स्थापना करी है या निर्णय लिया है, स्वदेशी आस्था और संस्कृति विभाग, इसका है ना कितना महत्व है। वास्तव में असम में बढ़ती डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की समस्या के समाधान में तो ये इतना बड़ा कदम है और इतना दूरदर्शितापूर्ण कदम है कि इसका विरोध करने के पहले लोगों को 100 बार सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर विरोध करेंगे तो राजनीतिक दृष्टि से उनके से ये समझदारी तो नहीं कहलाएगी। तो ठीक है मित्रों, मैं तो यही कहूँगा कि हेमंता बिश्व शर्मा जी का यह कदम बिल्कुल न केवल प्रशंसनीय है, बल्कि एक इसमें मार्गदर्शन भी है, एक दिशा भी है। भारत में बढ़ती डेमोग्राफिक समस्या, डेमोग्राफिक है ना के समाधान का एक नया रास्ता उन्होंने दिखाया है। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।